जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर 300 साल राज किया, आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे होगी? ये कहानी ना किसी सीधे साधे राजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आक्रमणकारी की जिसे जिसे बुलाया तो गया था किसी और काम के लिए, पर उसने यहां आकर भाई इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज बाबर की उसी कहानी की एक एक परत खोलते हैं। और यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जिसमें एम्बिशन है, धोखा है और एक ऐसा न्योता है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अरे वही जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। 1483 में पैदा हुआ। और देखे, बाबर की किस्मत में ना सिर्फ राज करना नहीं लिखा था, उसकी किस्मत में लिखा था एक पूरा का पूरा साम्राज्य बनाना। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो थी उसकी विरासत, उसका खून। मतलब जरा सोचिए, बाबर की रगों में इतिहास के दो सबसे बड़े और शायद सबसे क्रूर कॉन्करर्स का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता के साइड से वो था तैमूर का वंशज और दूसरी तरफ माँ की साइड से चंगेज खान। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी विरासत के साथ उसकी एम्बिशन की तो कोई सीमा ही नहीं थी, कोई अंत ही नहीं था। और हुआ ये कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे राजगद्दी संभालनी पड़ गई। लेकिन बाबर सिर्फ एक वॉरियर नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ तो वो मैदान जंग में तलवार चला रहा है और दूसरी ही तरफ खूबसूरत बागों में बैठकर तुर्की में कविताएं लिख रहा है। मतलब एक ही इंसान के अंदर एक बेरहम योद्धा भी था और एक कला प्रेमी भी। क्या कॉम्बिनेशन था! तो सवाल ये उठता है कि ऐसा आदमी हिंदुस्तान आया ही क्यों? वजह थी नाकामी। असल में मध्य एशिया में उसे बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था, तो उसे एक नई जमीन की तलाश थी। और किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान की दिल्ली सल्तनत अंदर ही अंदर खोखली हो रही थी। और ये बाबर जैसे शिकारी के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, एक खुला मैदान। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान को जीतना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। 1519 से लेकर 1526 के बीच बाबर ने 1, 2 नहीं, पूरे 5 बार हमले किए। हर एक हमला उसके लिए एक सबक था। वो धीरे धीरे भारत की कमजोरियों को समझ रहा था और बस अपने सबसे बड़े मौके का इंतजार कर रहा था। और वो मौका उसे कहीं और से नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान से मिला। हुआ ये कि बाबर को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के ही दुश्मनों ने न्योता भेजा। पंजाब के दौलत खान लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा, ये दोनों ही लोधी को हटाना चाहते थे। इनका प्लान क्या था कि बाबर आएगा, लोधी को हराएगा और लूटपाट करके वापस चला जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो बस इस एक न्योते ने बाबर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। लेकिन एक बात साफ थी, वो सिर्फ लोधी को हराने नहीं आया था। उसका मकसद बहुत बड़ा था। वो एक नया साम्राज्य बनाने आया था और इस साम्राज्य की नींव रखी गई 3 बहुत ही डिसाइसिव ऐतिहासिक लड़ाइयों में। पानीपत, खानवा और घाघरा। ये सिर्फ लड़ाइयों के नाम नहीं है, ये वो 3 सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बना। तो चलिए पहली और सबसे जरूरी लड़ाई से शुरू करते हैं। पानीपत का मैदान। यहां बाबर का सामना हुआ एक समंदर से। इब्राहिम लोधी की फौज, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। जरा सोचिए, 1 लाख और उसके सामने बाबर की मुट्ठी भर सेना। पहली नजर में तो ये एक नामुमकिन लड़ाई लग रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं, जंग सिर्फ गिनती से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीती जाती है। बाबर की सेना छोटी जरूर थी, पर एकदम डिसिप्लिन थी, एक मशीन की तरह। और वहीं दूसरी तरफ लोधी की वो विशाल भीड़, बस एक भीड़ थी जिसमें कोई तालमेल ही नहीं था। पर बाबर का असली तुरुप का इक्का वो कुछ और ही था। और वो तुरुप का इक्का था बारूद। जी हाँ, गन पाउडर। बाबर अपने साथ तोपें लेकर आया था। हिंदुस्तान के मैदानों ने इससे पहले तोपों की ऐसी गरज कभी नहीं सुनी थी। उस भयंकर शोर और तबाही के सामने लोधी की सेना के तो पैर ही उखड़ गए। बस कुछ ही घंटों में दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। वो वापस नहीं गया, उसने यहीं हिंदुस्तान में ही रुकने का फैसला कर लिया। अब ये देखकर राणा सांगा के तो होश ही उड़ गए। अरे,
उन्होंने जिस मोहरे को अपनी चाल चलने के लिए बुलाया था वो तो अब खुद बादशाह बनने जा रहा था। तो अब हुई खानवा की लड़ाई, और इस बार बाबर के सामने कौन था? वही राणा सांगा जिसने उसे भारत बुलाया था। और नतीजा, राणा सांगा की हार। तो अब बाबर के सामने बस एक आखिरी चुनौती बची थी, बंगाल और बिहार की अफगान सेनाएं। साल 1529 घाघरा की लड़ाई, और बाबर ने इस आखिरी रुकावट को भी अपने रास्ते से हटा दिया। अब पूरे उत्तर भारत में उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी, दुश्मन हार चुके थे। अब बाबर सिर्फ एक इन्वेडर नहीं था, अब वक्त था एक सम्राट बनने का। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बहुत बड़े फैसले से। और यही वो पल था जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर ने साफ साफ काबुल लौटने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि हिंदुस्तान ही अब उसका घर होगा, और इसी जमीन पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी जाएगी। और जिन लोगों ने उससे बुलाया था वो बस देखते के देखते रह गए। उनका मोहरा अब बादशाह बन चुका था। तो ठीक है, साम्राज्य की नींव तो रख दी गई, पर अब उस सम्राट का क्या हुआ? बाबर की जिंदगी का जो आखिरी चैप्टर है ना, वो उसकी जीतों के बारे में उतना नहीं है जितना कि खुद उसके बारे में है। बाबर ने एक ऐसा काम किया जो बहुत कम विजेता करते हैं। उसने अपनी कहानी खुद लिखी, अपनी किताब बाबरनामा में। और उसमें सिर्फ लड़ाइयों का जिक्र नहीं है। उसने हिंदुस्तान के मौसम के बारे में लिखा, यहाँ के फलों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। ये एक तरह से एक सम्राट का कबूलनामा है जो हमें सीधे उसके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है। साम्राज्य तो अब सिक्योर था, पर सम्राट नहीं। जीत के बाद बाबर की लाइफस्टाइल काफी कह सकते हैं कि बेगाम हो गई, और उसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। और फिर 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई। और सोचिए, इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह की मौत की खबर को 4 दिनों तक दुनिया से छिपाकर रखा गया। क्यों? ताकि सत्ता आराम से उसके बेटे हुमायूं के हाथ में आ सके। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम बाबर को कैसे याद रखें? एक बेरहम विजेता जिसकी तोपों ने एक पूरी सल्तनत को मिटा दिया, या फिर एक कल्चर्ड संस्थापक, एक कला प्रेमी बादशाह जिसने हिंदुस्तान को खूबसूरत बाग दिए और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला? शायद वो दोनों ही था। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सोचा है कि किसी के नाम का मतलब हो भाग्यशाली, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी किस्मत के थपेड़े खाने में ही गुजर जाए? आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं की, एक ऐसी कहानी जहां नाम और नसीब के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। हुमायूं, इस नाम का मतलब है द फॉर्चुनेट वन, यानी भाग्यशाली। सुनकर तो यही लगता है कि किस्मत ने इस इंसान पर मेहरबानियों की बारिश कर दी होगी। पर क्या सच में ऐसा था? तो सवाल यही उठता है कि क्या नसीरुद्दीन हुमायूं का जीवन और उसका शासन वाकई उसके नाम की तरह भाग्यशाली था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1530 से। हुमायूं तख्त पर बैठा, और उसका पहला बड़ा फैसला ही उसके भविष्य की कहानी लिखने वाला था। अपने पिता बाबर की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए उसने भाइयों में झगड़ा न हो इसलिए एक बहुत बड़े साम्राज्य को बांटने का फैसला किया। देखिए, उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार का इलाका दिया, अस्करी को संभल और हिंदल को मेवात। ये फैसला बहुत उदार था, मकसद भी नेक था कि परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन यही उदारता उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि अनजाने में उसने अपने ही भाइयों को ताकतवर और खतरनाक दुश्मन बना दिया था। और नतीजा? नतीजा आने में ज्यादा देर नहीं लगी। कामरान को जो मिला था वो उसके लिए काफी नहीं था। उसकी अपनी एम्बिशंस थीं। उसने लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया, और देखते ही देखते हुमायूं का सगा भाई ही उसकी सत्ता को कमजोर करने में लग गया। एक तरफ हुमायूं अपने भाइयों से ही परेशान था, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जमीन पर एक कहीं ज्यादा बड़ा खतरा सिर उठा रहा था। ये था फरीद, जिसे इतिहास शेर खां के नाम से जानता है। जरा सोचिए, एक तरफ मुगल शहजादा हुमायूं जिसे एक बनी बनाई सल्तनत विरासत में मिली, और दूसरी तरफ एक मामूली जमींदार का बेटा जो अपनी हिम्मत और रणनीति के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा था। इन दो ताकतों का टकराना तो तय था।
शुरू में हुमायूं को लगा कि सब कंट्रोल में है। 1531 में कालिंजर जीता, 1532 में दोहरिया में जीत मिली। उसने चुनार के किले में शेर खां को एक समझौते के लिए मजबूर भी कर दिया, लेकिन उसने शेर खां को एक छोटा मोटा खतरा समझकर नजरअंदाज कर दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई में इसी छोटे मोटे खतरे ने हुमायूं को ऐसी हार दी कि मुगल सल्तनत की नींव हिल गई। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं के पास कुछ नहीं बचा था। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। हिंदुस्तान का बादशाह अब एक भगोड़ा था, जिसके सिर पर न ताज था न पैर के नीचे जमीन। 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल। ये एक बादशाह के लिए गुमनामी में दर दर भटकने का एक लंबा दौर था। एक ऐसा वक्त जहां हर दिन सिर्फ संघर्ष और अनिश्चितता थी। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उम्मीद की कुछ वजह थी। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और फिर 1542 में इसी निर्वासन के दौरान उसके घर उस बेटे का जन्म हुआ जो आगे चलकर अकबर महान कहलाया। एक तरफ वो ईरान के शाह से मदद की गुहार लगा रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी बहन गुलबदन बेगम उसकी कहानी लिख रही थी। तो जब हुमायूं निर्वासन में था, तब हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? यहाँ शेर शाह सूरी का राज था। और भले ही उसका शासन सिर्फ 5 साल चला, लेकिन उसने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। शेरशाह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, करेंसी को सिस्टमैटिक किया, जमीन के लिए पट्टा सिस्टम लागू किया और एक बेहतरीन पोस्टल सिस्टम बनाया। और विडंबना देखिए, उसके इन सुधारों ने प्रशासन की वो नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर खुद मुगलों ने अपनी सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी की। और फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप का गोला दीवार से टकराया और सीधा बारूद के ढेर पर जा गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ और शेरशाह सूरी की मौत हो गई। हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन का अंत लड़ाई में नहीं, एक हादसे में हुआ। शेर शाह की मौत ने हिंदुस्तान की सियासत में एक खालीपन सा भर दिया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और यही हुमायूं के लिए एक सुनहरा मौका था। ईरान के शाह की मदद लेकर उसने अपना खोया हुआ तख्त वापस पाने की तैयारी शुरू कर दी। 15 लंबे सालों के इंतजार के बाद साल 1555 में हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई जीती और दिल्ली के तख्त पर दोबारा कब्जा कर लिया। भाग्यशाली हुमायूं की आखिरकार वापसी हो ही गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 1 साल बाद 1556 में हुमायूं का दूसरा शासनकाल भी एक दुखद और अचानक अंत पर आ गया। इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने हुमायूं के बारे में जो लिखा है, वो शायद उसकी पूरी जिंदगी का सबसे सटीक निचोड़ है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इस दुनिया से चला गया। जिस बादशाह ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, 15 साल का वनवास काटा, उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई। उसकी मौत हुई अपने ही बनाए दीन पनाह किले में, अपनी लाइब्रेरी की पत्थर की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी विडंबना थी। तो सवाल ये है कि हुमायूं के इस उथल पुथल भरे जीवन का आखिर मतलब क्या है? क्या है उसकी विरासत? तो क्या हुमायूं भाग्यशाली था? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। एक तरफ उसे विरासत में एक सल्तनत मिली, ये उसका भाग्य था, तो दूसरी तरफ उसने वो सल्तनत गवा दी, ये उसका दुर्भाग्य था। उसने 15 साल बाद तख्त वापस पाया, ये किस्मत थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद एक अजीब हादसे में उसकी जान चली गई, ये बदकिस्मती थी। तो फिर उसकी असली विरासत क्या है? शायद हुमायूं की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि वो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदा रहा और उसने अपने बेटे अकबर के लिए तख्त को बचा लिया। हुमायूं के संघर्षों ने ही अकबर के महान और स्थिर शासन के लिए जमीन तैयार की। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हुमायूं की गलतियों और नाकामियों से सीखे बिना अकबर का वो महान दौर मुमकिन हो पाता? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी एक पीढ़ी का संघर्ष अगली पीढ़ी की कामयाबी की वजह बनता है, और हुमायूं की कहानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। मुगल सल्तनत का वो नाम जो इतिहास में सबसे चमकदार अक्षरों में लिखा गया है। आज हम बात करेंगे उसी अकबर की,
ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने एक बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया। तो सवाल यही उठता है, एक लड़का जो कभी पढ़ लिख नहीं पाया, जिसे अक्षर ज्ञान तक नहीं था, वो इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक अकबर द ग्रेट कैसे बन गया? सोचिए जरा, एक ऐसा लड़का जिसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो हिंदुस्तान का शहंशाह कैसे बना? यही गुत्थी आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, कहानी में गहरे उतरने से पहले आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं अकबर के पूरे सफर पर। 1542 में निर्वासन में जन्म, फिर 1556 में बादशाहत और 1605 में मौत। इस टाइमलाइन से हमें उनकी जिंदगी का पूरा खाका मिल जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस बाल राजा से। एक ऐसा राजा जिसे ताज तो मिला, लेकिन सिंहासन ईंटों का था। उसका बचपन बहुत ही उथल पुथल भरा रहा और बादशाहत वो तो बिल्कुल अचानक ही उसकी झोली में आ गिरी। देखिए, अकबर का जन्म हुआ तो एक शहजादे के तौर पर, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके पिता बादशाह हुमायूं खुद सल्तनत से बेदखल थे, दर दर भटक रहे थे। तो बचपन तो अस्थिर होना ही था। और सबसे हैरान करने वाली बात, बड़े बड़े उस्ताद रखे गए, पर वो कभी पढ़ लिख नहीं पाए। जी हां, अकबर अनपढ़ थे। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 1556 में हुमायूं की मौत हो गई और महज 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को बादशाह बना दिया गया। सोचिए, एक बच्चा और उसके कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का बोझ। और ये कोई शाही शानो शौकत वाला राज तिलक नहीं था, बिल्कुल नहीं। हालात इतने खराब थे कि अकबर के सबसे वफादार बैरम खान ने पंजाब के कलानौर में फटाफट ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और उसी पर अकबर की ताजपोशी कर दी, बस ताकि ये ऐलान हो जाए कि तख्त खाली नहीं है। ये थी उनके शासन की शुरुआत। तो बादशाह तो बन गए, लेकिन क्या वो सच में बादशाह थे? यहां से शुरू होता है अकबर का असली सफर, एक कठपुतली से असली ताकत बनने का। ये दौर उनके लिए कांटों भरा था, जहां उन्हें अपने ही लोगों से सत्ता छीननी थी। शुरुआती 4 साल यानी 1556 से 1560 तक सल्तनत का रिमोट कंट्रोल असल में बैरम खान के हाथ में था। वही अकबर के संरक्षक थे, वजीर थे, सेनापति थे, सब कुछ। अकबर नाम के बादशाह थे, लेकिन सारे बड़े फैसले बैरम खान ही ले रहे थे। लेकिन अकबर ने बैरम खान को रास्ते से हटाया, पर क्या वो आजाद हो गए? नहीं। अब शुरू हुआ एक नया दौर, जिसे इतिहासकार पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहते हैं। इसमें अकबर की धायमा महम अंगा और उनके बेटे का दरबार पर जबरदस्त दबदबा था। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम सब ने जोधा अकबर की कहानी सुनी है ना? पर सच तो यह है कि अकबर की राजपूत पत्नी का नाम हरखाबाई था, जिन्हें हीरा कुंवारी भी कहते थे। वहीं जहांगीर की मां थी। जोधाबाई नाम असल में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई का था। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो अक्सर होता है। अब सारे बंधनों से आजाद होकर अकबर एक असली शासक के तौर पर सामने आए, और यहीं से शुरू होती है उनके महान बनने की कहानी। अब हम बात करेंगे उन नीतियों की, उन फैसलों की, जिन्होंने अकबर को अकबर द ग्रेट बना दिया। जरा देखिए उन्होंने क्या किया। एक के बाद एक धड़ाधड़ बड़े फैसले। 1562 में युद्धबंदियों को गुलाम बनाना बंद। 1563 में हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा टैक्स खत्म। और 1564 में सबसे बड़ा कदम, जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इन फैसलों ने ही एक नए हिंदुस्तान की नींव रखी। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ जंग जीतकर तो नहीं चलाया जा सकता है ना। उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो अकबर लेकर आए मनसबदारी सिस्टम। ये समझिए कि ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। इसमें हर अफसर को एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था, और उसी के हिसाब से उसकी सैलरी और जिम्मेदारियां तय होती थीं। और फिर आता है इतिहास का वो मशहूर पन्ना, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576। एक तरफ अकबर की विशाल सेना जिसकी कमान संभाल रहे थे राजा मान सिंह, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप। जंग में मुगलों को जीत तो मिली, लेकिन वो महाराणा प्रताप के हौसले को कभी नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकबर की भूख सिर्फ जमीन की नहीं थे, वो ज्ञान के भी भूखे थे। वो सच जानना चाहते थे। इसीलिए 1575 में उन्होंने बनवाया इबादत खाना, यानी पूजा घर। ये एक ऐसी जगह थी जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी हर धर्म के विद्वान आते थे और आपस में बहस करते थे कि सच क्या है। तो अब हम पहुंचते हैं अकबर के दौर के उस हिस्से में जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है,
ये उनके दरबार की कहानी है। एक ऐसा दरबार जो सिर्फ बादशाह से नहीं बल्कि अपने 9 रत्नों से चमकता था। ये कहानी है प्रतिभा की और ज्ञान की। अपनी इसी खोज में 1582 में अकबर एक नया विचार लेकर आए, दीन-ए-इलाही। देखिए, ये कोई नया मजहब नहीं था, ये तो एक तरह का नैतिक कोड था जिसमें हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें शामिल थीं। इसका मकसद था सुलह कुल, यानी सबके साथ शांति। पर सच कहूं तो ये आइडिया चला नहीं। कितना नहीं चला, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इसे अपनाने वाले कुल लोग थे सिर्फ 18, और उन 18 में से भी अकेले हिंदू थे बीरबल। शायद ये विचार अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। पर अकबर की असली ताकत थी सही लोगों को पहचानने की उनकी काबिलियत। उन्होंने अपने आसपास ऐसे 9 नायाब हीरे इकट्ठे कर लिए थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। ये अकबर के साम्राज्य का दिमाग थे, उसकी आत्मा थे। चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, उनकी हाजिर जवाबी के किस्से तो आज भी हर बच्चे की जुबान पर हैं। फिर थे अबुल फजल, वो इतिहासकार जिन्होंने अकबरनामा लिखा, और उनके भाई फैजी, जो दरबार के सबसे बड़े शायर थे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो साम्राज्य को चलाते थे। राजा टोडरमल, वो फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने जमीन का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया। राजा मानसिंह, अकबर के सबसे जांबाज और भरोसेमंद जनरल। और अब्दुल रहीम खाने खाना, बैरम खान के बेटे, जो एक कमाल के कवि भी थे। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह तानसेन, अकबर के भरोसेमंद हकीम और सलाहकार हकीम हुकाम, और आखिर में अपनी तेज तरार सलाह के लिए मशहूर मुल्ला दो प्याजा। सच में इन 9 लोगों ने मिलकर अकबर के दौर को सुनहरा बना दिया था। तो आखिर में अकबर की विरासत क्या है? एक बहुत बड़ा और मजबूत साम्राज्य, एक ऐसा शासन जहां धर्म के आधार पर भेदभाव कम था, कला और साहित्य का एक सुनहरा दौर। वो एक विजेता थे, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे और एक फिलॉसफर भी थे। एक ही शख्स में बहुत कुछ। लेकिन ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अकबर की ये महानता, क्या ये सिर्फ उनकी अपनी सोच का नतीजा थी, या फिर ये उन 9 जबरदस्त दिमागों की देन थी जिन्हें उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा किया था? क्या एक महान लीडर खुद महान होता है, या वो महान लोगों को पहचानने की वजह से महान बनता है? सोचने वाली बात है ना? इतिहास की बात करें तो जहन में बादशाह, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और शानदार इमारतें आती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जहां एक दौर खत्म हो रहा था और दूसरे की एक तूफानी शुरुआत हो रही थी। जी हाँ, ये कहानी है महान बादशाह अकबर से उनके बेटे जहांगीर तक सत्ता के जाने की। एक ऐसी दास्तान जिसमें विरासत भी है, बगावत भी है और जबरदस्त महत्वाकांक्षा भी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अकबर के शासन के आखिरी दिनों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे उनके बेटे ने विश्व विजेता यानी जहांगीर का खिताब अपनाया। इसके बाद हम शाही दरबार की एक दिल दहला देने वाली त्रासदी, महारानी नूरजहां के बढ़ते असर और आखिर में उस बाप बेटे के टकराव को जानेंगे जिसने मुगल सल्तनत की दिशा ही बदल दी। किसी भी नई कहानी को समझने के लिए पुरानी कहानी का अंत जानना जरूरी है। तो जहांगीर के दौर को समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां एक महान युग का अंत हो रहा था, यानी बादशाह अकबर के आखिरी साल। अकबर के आखिरी साल उनकी एक आखिरी बड़ी जीत और फिर एक जानलेवा बीमारी के नाम रहे। सोचिए, लगभग 50 साल तक चले एक शानदार दौर का अंत महज 22 दिन की बीमारी से आगरा में हो गया। अकबर की विरासत सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, वो तो आज भी पत्थरों में जिंदा है। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जिसकी शान आज भी आगरा के लाल किले, लाहौर और इलाहाबाद के किलों और पूरे के पूरे शहर फतेहपुर सीकरी की इमारतों में झलकती है। तो अकबर के जाने के बाद साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे के हाथ में आई। एक ऐसा शहजादा जिसने गद्दी पर बैठते ही अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का ऐलान करने के लिए एक नया और बहुत शक्तिशाली नाम चुना। उन्होंने अपना नाम सलीम से बदलकर जहांगीर रख लिया, फारसी में जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह से खुला ऐलान था कि वो अपने पिता की विरासत से भी आगे निकलकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ था उनका ये शाही और भारी भरकम खिताब, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, और दूसरी तरफ उनके पिता अकबर थे जो उन्हें हमेशा प्यार से शेखू बाबू ही बुलाते थे।
लेकिन जहांगीर की सियासी जिंदगी जितनी महत्वाकांक्षी थी, उनकी अपनी निजी जिंदगी उतनी ही उथल-पुथल भरी थी। और उनके शासन की शुरुआत में ही एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और इसी उथल-पुथल से जुड़ा है एक बेहद दर्दनाक सवाल। आखिर क्यों एक मुगल रानी जो जहांगीर की पहली पत्नी और उनके सबसे बड़े बेटे की मां थी, को अपनी जान देनी पड़ी? शाह बेगम का खिताब पाने वाली मानवती मुगल खानदान की पहली महिला थीं जिन्होंने खुदकुशी की। कहा जाता है कि वो जहांगीर की शराब की लत और दरबार में रोज-रोज के झगड़ों से इस कदर तंग आ चुकी थीं कि उन्होंने ये भयानक कदम उठा लिया। इस त्रासदी के बाद जहांगीर की जिंदगी और मुगल दरबार में एक नई और बेहद ताकतवर महिला की एंट्री हुई, नूरजहां, और उनके आने से सत्ता का पूरा खेल बदलने वाला था। अपने पहले पति की मौत के कुछ साल बाद जहांगीर ने बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग मेहर-उन-निसा से शादी कर ली और उन्हें नाम दिया नूरजहां, यानी दुनिया की रोशनी। और देखते ही देखते वो मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बन गईं। और नूरजहां के आते ही उनके परिवार की किस्मत जैसे चमक उठी। उनके पिता गियाज बेग को दरबार में सबसे ऊंचा ओहदा और इतिमाद-उद-दौला का खिताब मिला। यही नहीं, उनकी मां असमत बेगम को गुलाब का मशहूर इत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। नूरजहां का असर सिर्फ सियासत तक नहीं था, आर्किटेक्चर में तो उन्होंने जैसे एक नया दौर ही शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता के लिए आगरा में जो मकबरा बनवाया, वो मुगल भारत की पहली ऐसी इमारत थी जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी थी, और उसमें पिएट्रा ड्यूरा यानी पत्थरों की जड़ाई का जो काम हुआ, माना जाता है कि उसी ने आगे चलकर ताजमहल को प्रेरित किया। लेकिन जहांगीर के लिए तख्त का सफर फूलों की सेज नहीं था। बादशाह बनने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती घर के अंदर से ही आई। ये चुनौती थी उनके अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा की तरफ से। ये वही खुसरो थे जिनकी मां रानी मानवती ने आत्महत्या की थी। 1606 में खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी और जालंधर के पास एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अब इस बगावत में खुसरो अकेले नहीं थे। उन्हें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद और सहारा मिला, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली हस्ती थे। तो हुआ ये कि बगावत तो बेरहमी से कुचल दी गई, लेकिन जहांगीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने खुसरो की मदद करने के इल्जाम में गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का हुक्म सुना दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया गया। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जहांगीर कौन था? कला और खूबसूरती का दीवाना जिसने वास्तुकला को एक नई दिशा दी, या फिर एक ऐसा बेरहम बादशाह जिसके राज की शुरुआत ही एक पारिवारिक त्रासदी और एक क्रूर इंतकाम से हुई? शायद यही सवाल जहांगीर को मुगल इतिहास के सबसे दिलचस्प और पेचीदा बादशाहों में से एक बनाता है। शाहजहां, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ताजमहल, है ना? लेकिन आज हम उस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उन हिस्सों को देखेंगे जिन्हें अक्सर कह सकते हैं कि भुला दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, तो शाहजहां मतलब ताजमहल, मोहब्बत की एक ऐसी निशानी जो दुनिया भर में मशहूर है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? मतलब जितनी सीधी ये दिखती है, क्या उतनी ही सीधी है भी, या इस संगमरमरी खूबसूरती के पीछे कुछ और भी परतें हैं? आज इन्हीं सवालों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, शाहजहां को समझने के लिए ना पहले उसके पिता जहांगीर के दौर को समझना जरूरी है। देखिए, मुगल साम्राज्य में कला की तो हमेशा से कद्र थी, लेकिन जहांगीर के वक्त में ये अपने पीक पर, मतलब अपनी बुलंदियों पर पहुंच गई थी। मतलब जहांगीर के राज को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। तो जरा सोचिए, शाहजहां ने तो बचपन से ही अपने चारों तरफ बेहतरीन कला को देखा है, उसे पनपते हुए महसूस किया है। तो जाहिर है इसी माहौल ने उसकी अपनी सोच, उसकी कला की समझ को तराशा होगा। और उस दौर के आर्टिस्ट भी क्या कमाल के थे। जहांगीर के दरबार में एक से बढ़कर एक चित्रकार थे, जैसे अब्दुल हसन, जो इंसानी चेहरों के भावों को ऐसा उतारते थे कैनवस पर कि तस्वीर बोल उठे। फिर थे मंसूर, जो नेचर और जानवरों की पेंटिंग के लिए मशहूर थे। और बिशनदास जैसे कई कलाकारों ने मिलकर उस दौर की कला को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। तो ये तो हुई पिता की बात। अब आते हैं बेटे पर, जहांगीर का बेटा खुर्रम। जी हां, यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया।
और उसकी कहानी, भाई उसकी कहानी में तो सब कुछ है। मोहब्बत भी, शानदार इमारतें भी और सत्ता के लिए वो खूनी खेल भी। और इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? मुमताज महल। वो सिर्फ शाहजहां की बेगम नहीं थीं, कह सकते हैं कि वो उसकी पूरी दुनिया का केंद्र थीं। और फिर उनकी मौत ने एक ऐसे सिलसिले को शुरू किया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो हम सब जानते हैं, है ना? एक बादशाह अपनी बेगम के गम में डूबा हुआ उसकी याद में दुनिया का एक अजूबा खड़ा कर देता है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे पत्थरों पर लिख दिया गया। पर सवाल वही है, क्या ये पूरी कहानी है? क्या यही पूरा सच है? चलिए अब जरा इस कहानी की परतें हटाकर देखते हैं, क्योंकि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो इस रोमांटिक कहानी से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई और विवादास्पद भी है। यहां देखिए, कहानी और हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है। एक तरफ तो वो अमर प्रेम की दास्तां है जो सदियों से सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सच हैं जो सच कहूं तो हैरान कर देते हैं। ये जो कहावत है ना, जो माली पेड़ लगाता है उसे उसका फल खाने का अधिकार है, ये उस दौर की उलझनों को दिखाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बादशाह और उसकी अपनी बेटी के रिश्तों पर सवाल उठे तो दरबार के मौलवियों ने अपनी जान बचाने के लिए ये दलील दी थी। सोचिए। और अंदरूनी हालात ऐसे थे कि शाहजहां का अपना परिवार ही सत्ता के लिए आपस में लड़ रहा था, बुरी तरह बटा हुआ था। और ये सिर्फ भाइयों की जंग नहीं थी, नहीं, बेटियों ने भी अपने अपने पसंदीदा भाई का पक्ष लिया, और इस वजह से ये पारिवारिक झगड़ा और भी ज्यादा खूनी हो गया। लेकिन इन सब पर्सनल विवादों और झगड़ों के बावजूद एक चीज है जिसे नकारा नहीं जा सकता, वो है शाहजहां की विरासत। एक ऐसी विरासत जिसे आज भी पूरी दुनिया देखती है। उसके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहते हैं, और सच कहूं तो ये बिल्कुल सही भी है। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, अरे दिल्ली का लाल किला जो मुगल ताकत का सिंबल बन गया, वो भी उसी ने बनवाया। फिर जामा मस्जिद जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। आगरा की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, क्या कमाल की कारीगरी है। ये सारी इमारतें दिखाती हैं कि आर्किटेक्चर की उसे कितनी गहरी समझ थी। और बात जब ताजमहल की आती है तो वो सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। जरा सोचकर देखिए, पूरे 22 साल लगे उसे बनाने में, और कोई 20,000 कारीगरों और मजदूरों की मेहनत लगी थी इसमें। और इसके पीछे जो दिमाग था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी एक अजीब विरोधाभास है ना, कि एक तरफ तो शाहजहां इतिहास की शायद सबसे खूबसूरत इमारत बनवा रहा था, और दूसरी तरफ उसी के महल में उसके अपने बेटे गद्दी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। फिर साल आया 1658 और 59 का। इन 2 सालों में जो जंगें हुईं, उन्होंने मुगल सल्तनत का नक्शा ही बदल दिया। इन लड़ाइयों से सिर्फ ये तय नहीं हुआ कि अगला बादशाह कौन बनेगा, बल्कि इनसे शाहजहां के सबसे लाडले बेटे दारा शिकोह की किस्मत का भी फैसला हो गया। और इस पूरी सत्ता की लड़ाई का सबसे ट्रैजिक किरदार अगर कोई था तो वो था दारा शिकोह। वो एक ऐसा शहजादा था जिसकी दिलचस्पी जंग के मैदान में नहीं बल्कि किताबों में थी, ज्ञान में थी, जिसे तलवार से कहीं ज्यादा कलम से मोहब्बत थी। उसका सबसे बड़ा काम माना जाता है सिर्रे अकबर। इसमें उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। सोचिए, ये उसकी एक कोशिश थी हिंदू और इस्लामी सोच को करीब लाने की, एक पुल बनाने की। और शायद इसीलिए कहते हैं कि उसकी मौत के साथ भारत के एक ज्यादा मिलनसार, एक ज्यादा सहिष्णु भविष्य की उम्मीद भी कहीं दफन हो गई। तो सवाल यह है कि इतनी शानदार इमारतें बनवाने के बाद और इतना खून खराबा देखने के बाद खुद इस बादशाह का अंजाम क्या हुआ, उसका अंत कैसे हुआ? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने एक कैदी बनकर गुजारे। इसे इतिहास की विडंबना ही कहेंगे कि जिस बेटे औरंगजेब ने उससे तख्त छीना, उसी ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया, और कैद भी कहा शाहबुर्ज में, एक ऐसी जगह जहां से वो बस उस ताजमहल को ताकता रह सकता था जिसे उसने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? शाहजहां को इतिहास में किस तरह याद रखा जाए? एक महान आशिक के तौर पर, एक बेमिसाल बिल्डर के तौर पर, या फिर एक ऐसे बादशाह के तौर पर जिसके दामन पर गहरे दाग भी थे?
शायद असली शाहजहां इन सभी किरदारों का एक मिला-जुला रूप था। चलिए चलते हैं 17वीं सदी के भारत में। एक तरफ था मुगल साम्राज्य जो अपनी ताकत के शिखर पर था, और दूसरी तरफ दक्कन की पहाड़ियों से एक नई आवाज उठ रही थी, एक नई शक्ति, मराठा। ये कहानी है इन्हीं दो ताकतों के जबरदस्त टकराव की। तो ये सिर्फ दो सल्तनतों की जंग नहीं थी, नहीं, ये कहानी है दो बहुत ही असाधारण लोगों की। एक वो जिसके पास एक बहुत बड़ी विरासत थी और वो उसे और भी बड़ा बनाना चाहता था, और दूसरा वो जो अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए निकला था, बिल्कुल शुरुआत से। और देखिए, किस्मत ने उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, मुगल सल्तनत का वो आखिरी महान बादशाह औरंगजेब। एक ऐसा नाम, एक ऐसा शासक जिसने सच में हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक, सोचिए, लगभग 50 साल, आधी सदी तक हुकूमत की। और ये वो आधी सदी थी जिसने मुगल साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए लिख दिया। कौन था ये? ये उसी शाहजहां का बेटा था, जी हाँ, जिसने दुनिया को मोहब्बत की निशानी ताजमहल दिया। तो जाहिर है औरंगजेब को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो अपनी शान और शौकत के बिल्कुल पीक पर था। औरंगजेब की सत्ता पाने की जो जिद थी ना, उसका अंदाजा एक बड़ी अजीब बात से लगता है। उसकी ताजपोशी, मतलब कॉरोनेशन, एक बार नहीं बल्कि दो बार हुई, पहले आगरा में और फिर दिल्ली में। इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी हुकूमत पर अपनी पकड़ को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। उसने अपने लिए कुछ खास टाइटल्स भी चुने। पहला, आलमगीर, इसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला, और दूसरा, जिंदा पीर, मतलब एक जीता जागता संत। ये दोनों नाम उसकी पर्सनालिटी के दो अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। एक तरफ दुनिया फतह करने का जुनून, और दूसरी तरफ एक बेहद सख्त और मजहबी शासक की इमेज। और ये जो जिंदा पीर वाली इमेज थी ना, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई ऐसे नियम कानून बनाए जो काफी सख्त थे, खासतौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में। जैसे कि होली और दिवाली जैसे त्योहारों को पब्लिक में मनाने पर पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, झरोखा दर्शन की जो पुरानी मुगल परंपरा थी, मतलब जब बादशाह अपनी बालकनी से लोगों को दर्शन देते थे, उसे भी बंद करवा दिया गया। दरबार में संगीत और नाच गाना, इन सब पर भी रोक लग गई। अब ये सब सुनकर तो यही लगता है कि उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उसका शासन भी ऐसा ही सख्त और एक तरफा होगा, है ना? लेकिन रुके, जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 33%। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये नंबर है औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले हिंदू अफसरों का। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब किसी भी दूसरे मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू अधिकारी औरंगजेब के दौर में थे। ये आंकड़ा हमें उसके शासन की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जटिलता के बारे में बताता है कि देखिए, एक तरफ तो उसकी नीतियां थी, लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी थीं। लेकिन इस सख्त और मजहबी बादशाह के दिल में एक और पहलू भी था। उसने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनवाया था। आज हम इसे बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। इस इमारत को दक्कन का ताज भी कहते हैं। हाँ, ये सच है कि इसमें ताजमहल जैसी वो बेमिसाल शानो शौकत नहीं है, और शायद यही बात हमें मुगल साम्राज्य के ढलते सूरज की कहानी बताती है। तो एक तरफ जब मुगल साम्राज्य अपनी अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा था, उसी वक्त दक्कन के पठार से एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। एक ऐसी शक्ति जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो शक्ति थे छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के व्यक्तित्व को बनाने में हम कह सकते हैं 4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके पिता शाहजी भोसले, उनकी माँ जीजाबाई, उनके संरक्षक और गुरु दादोजी कोंडदेव, और उनके आध्यात्मिक गुरु संत रामदास। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में, एक पहाड़ी किला जो मानो उनके आने वाले मिलिट्री करियर का एक सिंबल बन गया। वैसे उनके जन्म के साल को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस है कि वो 1627 था या 1630।
तो चलिए देखते हैं कि कैसे शिवाजी ने एक एक करके किलों को जीता और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखी। बहुत ही कम उम्र में शिवाजी ने अपने मिलिट्री स्किल्स का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। तोरण का किला, फिर पुरंदर, फिर जावली, एक के बाद एक किले वो जीतते गए और अपनी खास गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से उन्होंने बहुत तेजी से अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। और उनकी जीतों का ये सिलसिला अपने पीक पर पहुंचा साल 1674 में, जब रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। इसी दिन उन्होंने छत्रपति का टाइटल अपनाया और एक आज़ाद मराठा साम्राज्य का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। तो देखिए तस्वीर क्या बन रही है। एक तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला हो रहा है, और दूसरी तरफ एक नया राज्य जो बड़ी तेजी से ऊपर उठ रहा है। स्टेज पूरी तरह से सेट था। अब सवाल बस एक था, जब ये दो ताकतें आमने सामने आएंगी तो हिंदुस्तान की तकदीर क्या होगी।